भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजकुमार सिंह, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी से आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज एक बहुत ही पवित्र अवसर है। भारतवर्ष के एक महान मनीषी आदि शंकराचार्य जी की आज वैशाख मास की शुक्ल पंचमी को उनकी जयंती है। हम सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में एक अप्रतिम योगदान रहा, अद्वितीय योगदान रहा। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की जो संरचना की, उसने एक भारतीय दर्शन को नया आयाम प्रदान किया। इसके अलावा भी उन्होंने कई महान ग्रंथों की रचना किया, जिससे सनातन धर्म को एक नई दिशा प्राप्त हुई और उस दर्शन पे आज भी हम सभी चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो हमें करना भी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आज आदि शंकराचार्य जी की जयंती पर उनके दर्शन की, उनके विचारों की, उनके ग्रंथों की क्या प्रासंगिकता है। हजारों साल पहले जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने कुछ सिद्धांतों की प्रतिपादन किया, प्रतिष्ठापना किया, आज क्यों हम उनकी जयंती पर उनको याद करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सभी ये जानते हैं कि उन्होंने 4 मठों की संरचना किया, जिसको उन्होंने भारतवर्ष के 4 कोनों में स्थापित किया। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में बद्रीनाथ आश्रम और दक्षिण में श्रृंगेरी आश्रम। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं इसकी उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जब पूरे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों का जन्म हो जाता है जो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, और कभी कभी लगता है कि हमारी जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता है उसके ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें आदि शंकराचार्य जी के उन 4 मठों की संरचना के पीछे के मूल उद्देश्य को समझना होगा। हम सभी जानते हैं कि कालांतर में समस्त सनातन धर्मियों में, हिंदुओं में, इसको हम 4 धाम की यात्रा कहते हैं, और जिसके माध्यम से हिंदू भारतवर्ष के इन 4 ही स्थानों पे जाने का प्रयास करते हैं, उसके आसपास के तीर्थ स्थलों का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। उसके पीछे उद्देश्य क्या था। एक दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत के संस्कृति को नहीं जानता, पूर्व की संस्कृति को नहीं जानता, पश्चिमी भारत की संस्कृति को नहीं जानता। वैसे ही पूर्वी भारत का एक व्यक्ति पश्चिम भारत की संस्कृति को नहीं जानता, दक्षिण भारत की संस्कृति को नहीं जानता, उत्तर भारत की संस्कृति को नहीं जानता, और इसी प्रकार से इस राष्ट्र के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग एक दूसरे को नहीं समझते, नहीं जानते, जब तक उन जगहों पे वो जाएंगे नहीं, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे नहीं, वहाँ पे लोगों को समझेंगे नहीं, हम कभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। जब हमारा आना जाना होता है, चूँकि इन 4 धामों की यात्रा व्यक्तिगत रूप से मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ कि जब मैं इन स्थानों पर गया तो मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, वहाँ की संस्कृति से परिचित होने को मिला, वहाँ की संस्कृति को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, सांस्कृतिक एकात्मवाद कहते हैं, हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता वहाँ पे परिलक्षित होती है, जब वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से मिल करके, जुल करके, एक साथ रह करके बहुत कुछ चीज़ों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, और वहाँ की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ हैं उसको समझने का, जानने का, अंगीकार करने का एक हमें सुअवसर प्राप्त होता है। दूसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, वह है आर्थिक पहलू। कि जितने भी स्थल हैं, वहाँ का जो धार्मिक पर्यटन है उसका विकास तभी होगा जब अन्य राज्यों से लोग वहाँ पर आएंगे, और जब वो वहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो स्थानीय उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, वो
पल्लवित पुष्पित होता है। हम वहाँ से सामान खरीदते हैं, पूजा सामग्री खरीदते हैं, वहाँ कुछ घूमने फिरने जाते हैं और इससे वहाँ के जो भी स्थानीय पर्यटन है उससे जुड़े हुए लोगों का लाभ होता है, भला होता है और अर्थ का संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। आज की वर्तमान जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है कोरोना की, कोविड-19 की और जो भी लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, जब भी हम इससे बाहर निकलेंगे ये तय है कि सर्वाधिक जो प्रभावित उद्योग होगा वो पर्यटन उद्योग होगा। अब ऐसे पर्यटन उद्योग के प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर सर्वाधिक इसका कुप्रभाव पड़ने वाला है। तो आवश्यकता है कि हम भारतवर्ष के समस्त पर्यटन स्थलों को विकसित करें और विशेष करके जो धार्मिक पर्यटन का स्थान है उसको विकसित करें। और मुझे लगता है कि जो इन 4 मठों की संरचना हुई है जिसके माध्यम से भारत का व्यक्ति एक दूसरे को जान पाता है, समझ पाता है, आर्थिक संचार होता है, धार्मिक संचार होता है, सांस्कृतिक संचार होता है, मनोवैज्ञानिक संचार होता है, इससे न सिर्फ राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी बल्कि वहाँ का जो स्थानीय अर्थतंत्र है वह मजबूत होगा। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि रोजगार की उत्पत्ति कैसे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दुष्परिणाम होंगे कोविड-19 के उसका सबसे बड़ा जो कुप्रभाव पड़ेगा वो रोजगार के ऊपर पड़ेगा। स्थानीय उद्योगों को जो भी वहाँ के होंगे उनको अगर बढ़ाया जाएगा, पर्यटन उद्योग की बात मैं विशेष करके कर रहा हूँ, तो वो जो रोजगार की समस्या उत्पन्न होने वाली है उसको काफ़ी हद तक समाहित किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि बहुत सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, कुशलता की आवश्यकता होती है। जैसे अगर कोई खाने पीने का सामान वहाँ बेच रहा है तो उसे कुशल होना चाहिए उस कार्य में, उसका बहुत शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। तो ऐसे ही कौशल्य को विकसित करना पड़ेगा ताकि इन 4 धामों के माध्यम से हम भारतवर्ष के जो स्थानीय पर्यटन है उसका विकास कर सके और जो नुकसान हमें होगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की वजह से उसकी हम किस तरीके से भरपाई कर सकें। कई तरह से हमें इस पे विचार करना पड़ेगा और कई प्रकार के प्रयास भी करने पड़ेंगे। कई चीज़ें हैं, सुरक्षा है, स्वच्छता है, इसके साथ साथ सूचना है, इसके साथ साथ वहाँ पे एक सामंजस्य स्थापित करने की स्थिति है। इन सब पे हम सबको मिलकर कार्य करना होगा और तभी जाकर के हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। सांस्कृतिक विरासत भारतवर्ष की बहुत ही बड़ी है, बहुत ही धनी है, परंतु उसको समझने के लिए हमें घूमना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। और ये जो भारत की विविधता है, भारत में कई प्रकार के जातियां हैं, धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, क्षेत्र है, प्राकृतिक वातावरण है, कई भौगोलिक संरचनाएं हैं। इन सब में एकात्मवाद तभी स्थापित हो पाएगा जब हम एक दूसरे को समझेंगे। हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी हमारे जो संप्रेषण में जो हमारा एक रूपता नहीं हो पा रही है, हमारी जो बातचीत आपस में नहीं हम कर पाते हैं, इससे कई प्रकार के विभेद जन्म लेते हैं, मतभेद जन्म लेते हैं। और जब दक्षिण का व्यक्ति पूर्व में आता है, उत्तर में आता है, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण में जाता है, तो एक दूसरे के प्रति जो पूर्वाग्रह है, जो पूर्व भ्रांति है, जो कहीं न कहीं से जन्म ले ली है, वो सब दूर होती है और एक बंधुत्व की भावना जागृत होती है। मैं समझता हूँ कि आदि शंकराचार्य जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इसी बात की होगी कि हम राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए काम करें और जिन उद्देश्यों के लिए उन्होंने उन 4 मठों की संरचना किया था उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।